बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अब तो गरीब आदमी के लिए आलू गोभी पकाना भी दोभर हो गया है। आपा रशीदा ने आलू पर छुरी चलाते हुए शिकवा किया, और ऊपर से बिजली गैस के बिल। पता नहीं ये गरीब मुकाव स्कीम कब खत्म होगी। आपा सारा कसूर हुकूमत का भी नहीं है। एक तो हमारे मुल्क में सैलाब आया है, फिर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत भी तो बढ़ गई है, फिर हमारी हुकूमत इतनी भी बुरी नहीं। बिल्किस ने आपा रशीदा को समझाने की कोशिश की। असल में बिल्किस एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और किसी हद तक हुकूमत की लाचारियों को समझती थी। अरे खाक अच्छी है, आपा रशीदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हमारे ज़माने में 15 रुपए में एक महीना निकल जाया करता था, और अब देखो, शफीक के अब्बा की पेंशन 3000 और शफीक की 7000 तनख्वाह मिलाकर भी गुजारा नहीं होता। बिल्किस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कफायत शुआरी भी किसी चीज़ का नाम है आपा। फिर हर साल हमारी तनख्वाह में भी तो इजाफा हो जाता है, और ये इजाफा महंगाई की औसत निकाल कर किया जाता है। अच्छा ठीक है, अब हांडी चढ़ा दो, वरना शफीक आते ही चिल्लाएगा। आपा ने कटी हुई सब्जी की टोकरी बिल्किस को थमाते हुए कहा, तो बिल्किस फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। बिल्किस आपा रशीदा की पड़ोसन थी। उसकी शादी को 4 साल होने को आए थे, लेकिन ये अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। अक्सर स्कूल से वापसी पर आपा रशीदा के घर आ जाया करती थी, क्योंकि उसके मियाँ की किराने की दुकान थी और रात को ही लौटता था। बिल्किस ने हांडी चूल्हे पर रखते हुए आपा को मुखातिब किया, आपा जी, अब शफीक की शादी कर दें और फिर बेफिक्र हो जाएं। बहू आपकी खिदमत भी करेगी और आप पोते पोतियों से खेला भी करेंगी। जिंदगी का तो पता नहीं होता, आपा कब साथ छोड़ जाएं। हाँ बिल्किस, बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं शफीक की शादी भी कर ही दूं, आपा ने तायीद की। अच्छी लड़की क्यों ना मिलेगी भला? आखिर बेटा सरकारी मुलाजिम जो है, चाहे नौकरी चौकीदार की है, लेकिन है तो पक्की ना, बिल्किस ने हंसते हुए कहा। शफीक के वालिद साहब पहले सरकारी मुलाजिम थे, एक स्कूल में चौकीदार थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद शफीक को वालिद की वजह से नौकरी आसानी से मिल गई, जबकि आजकल नौकरी मिलना नामुमकिन सी बात है, और शफीक के वालिद अब घर पर ही होते थे। शफीक का कुछ ही अरसा पहले तबादला हो गया था, लेकिन वो इसी शहर में था। जरा बात सुनिएगा, शफीक ने कॉरिडोर से गुजरने वाली एक दराज कामत लड़की को मुखातिब किया। वो लड़की रुक गई और सवालिया नजरों से शफीक को देखने लगी। वो ब्लू कलर की शलवार कमीज पहने हुए थी। इन कपड़ों में वो बहुत खूबसूरत और निखरी निखरी लग रही थी। हफ्ते को आपने लाइब्रेरी खोलने का कहा था, आपको कुछ किताबें लेनी थी। शफीक ने याद कराने की कोशिश की। मैंने कहा था कि लाइब्रेरी बंद हो गई है। लड़की हौले से मुस्कुराई तो उसके गाल पर डिम्पल पड़ गए। उसने बालों की एक लट को पीछे करते हुए कहा, जी किताबें तो लेनी थी, लेकिन लाइब्रेरी का टाइम ख़त्म हो गया है, फिर छुट्टी भी हो गई है, और लाइब्रेरियन के बगैर किताबों का इंतराज कौन करेगा। इस बात की आप फिक्र ना करें, शफीक ने जल्दी से वजाहत की। आप किताबें ले लें और एक चिट बना कर दे दें, मैं लाइब्रेरियन से खुद ही लिखवा लूँगा। लड़की ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर बोली, शुक्रिया, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं जी, आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो इसीलिए कह रहा हूँ, शफीक ने कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, बस 15 मिनट में किताबें निकाल लूँगी। लड़की ने कहते हुए लाइब्रेरी में घुसना ही मुनासिब समझा। शफीक ने दाएं बाएं देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया, और चंद ही सेकंड बाद 3 उबाश किस्म के लड़के शफीक के पास आए। इनमें से एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई हुई थी, जो कि काफ़ी महंगी ब्रांड की थी। फिर सिगरेट वाले लड़के ने सरगोशी की, वो अंदर है। शफीक ने सिर्फ गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। घबराहट की वजह से उसकी पेशानी पर पसीना फूट रहा था। गुड, लड़के ने फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, और सिगरेट की डबियां निकालकर शफीक को थमा दी, और फिर अपना फूला हुआ पर्स खोला और 10,000 रुपये निकाल कर शफीक की हथेली पर रख दिए। फिर उसने सिगरेट का गहरा कश लिया और धुआं निकालते हुए बोला, फिक्र मत करना, पहले वाला चौकीदार भी माला माल हो गया था, और किसी भी परेशानी की सूरत में तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। इसके बाद वो तीनों लड़के लाइब्रेरी में घुस गए। शफीक ने फिक्रमंदी से दाएं बाएं नज़र दौड़ाई।
हालांकि छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 2-3 स्टूडेंट कहीं न कहीं से नमूदार हो ही जाते थे। अलमारी के करीब पहुंचकर माजिद ने लड़की को देखा। वो किताबें देखने में मगन थी। माजिद ने कहा, कुछ हेल्प करूं आपकी? लड़की ने चौंक कर दाएं जानिब देखा और दंग रह गई। उसके सामने माजिद खड़ा था। ये लड़का शुरू दिन से ही तहमीना का पीछा कर रहा था। तहमीना अच्छी तरह से जानती थी कि वो फ्लर्टी था और अपने बाप की दौलत की वजह से बदमाशी किया करता था। तहमीना अक्सर उससे कतराती थी, लेकिन आज ये उसके सामने खड़ा था। तहमीना घबरा गई। उसने किताब वापस अलमारी में रखी और तेजी से बाहर की जानिब लपकी, लेकिन माजिद ने दौड़कर तहमीना की नाजुक कलाई दबोच ली। तहमीना चिल्लाई, छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। चुप करो, शोर मचाने से बदनाम मैं नहीं तुम हो जाओगी। कॉलेज से निकाल दी जाओगी, फिर पुलिस आएगी और रेप की रिपोर्ट दर्ज होगी। किस किस को मुंह दिखाओगी? क्या क्या बताओगी कि रेप नहीं हुआ था? कौन यकीन करेगा तुम्हारा? माजिद ने खबासत से कहा। प्लीज मुझे छोड़ दो माजिद, प्लीज। तहमीना की आवाज रिंध गई। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारी कोई भी इल्तिजा मेरे इस इक़दाम को नहीं रोक सकती। कमाल, उसके हाथ बांध दो। कमाल ने आगे बढ़कर तहमीना के हाथ सख्ती से पकड़ लिए, जबकि दिल नवाज ने एक रस्सी से तहमीना के हाथ बांध दिए। तहमीना ने अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाजुक अंदाम सी और 3 मर्दों को शिकस्त देना उसके बस की बात नहीं थी। माजिद ने आगे बढ़कर तहमीना के मुंह पर पट्टी बांध दी और इसके बाद शैतानी खेल शुरू हो गया। तहमीना की इज्जत तार तार हो गई। जिसका मुस्तकबिल रोशन था वो तारीक कर दिया गया। जो इज्जत की मिसाल थी वो बेआबरू हो गई। वो बेबस थी। लड़की आपा रशीदा को बहुत पसंद आई थी। सुघड़ थी, पढ़ी लिखी थी, बल्कि अभी भी तालीम हासिल कर रही थी और बला की खूबसूरत थी। आपा रशीदा लड़की के घर बैठी चाय और बिस्किट से लुत्फानंदोज हो रही थी। लड़की वालों ने अच्छी खातिर तवाज़ु की थी, जबकि आपा रशीदा आंखों के इशारे से बिल्कीस को अपनी रजामंदी जाहिर कर चुकी थी, क्योंकि घर बिल्कीस ने ढूंढा था और उन लोगों की अच्छी तरह वो छानबीन भी कर चुकी थी। आपा रशीदा का इशारा पाते ही बिल्कीस वहां से उठ गई। कमरे में दाखिल होते ही बिल्कीस ने देखा कि लड़की एक सोफे पर सहमी सी बैठी है। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, जबकि उसके बराबर में बैठी उसकी माँ उसे कुछ समझा रही थी। बिल्कीस के अंदर दाखिल होते ही वो खामोश हो गई। बिल्कीस ने कहा, मैं फिर आ जाती हूँ, आप बात कर लें। कोई बात नहीं बहन, आ जाओ, लड़की की वालिदा ने खुश इखलाकी से कहा। बिल्कीस उसके बराबर में बैठ गई और लड़की से मुखातिब हुई। फिक्र मत करो, लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैं जानती हूँ कि माँ बाप का घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। बिल्कीस रुकी और अपने पर से शफीक की तस्वीर निकाल कर दिखाने लगी। लड़की ने हैरानगी से तस्वीर को देखा, फिर उसने अपनी वालिदा की तरफ देखा और बोली, अम्मी जान, मुझे आपका फैसला मंजूर है। आपा रशीदा ने अपने अकलौते बेटे की शादी पर खूब अरमान पूरे किए। बेहतरीन किस्म का खाना था, लाइटिंग भी ऐसी की गई थी जैसे पूरे मोहल्ले की शादी हो। पूरी बिरादरी में आपा रशीदा के नाम का डंका बज उठा। आपा रशीदा ने दुल्हन के लिए महंगे से महंगा कपड़ा और दूसरा सामान खरीदा था। शफीक के लिए भी बेहतरीन किस्म का 3 पीस सूट था, जिसमें शफीक खूब जच रहा था। तमाम रस्में अदा होने के बाद वो हुजला उरूसी में जाने के लिए बेताब था, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी और आपा रशीदा ज़रा पुराने ख्यालात की थी। इसीलिए तो अब तक शफीक अपनी दुल्हन को नहीं देख सका। उसने बिल्कीस को कहकर दुल्हन की तस्वीर भी मंगवाने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कीस को खुद लड़की ने ही मना कर दिया था। बहरहाल शफीक को इस बात का इल्म था कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब शफीक कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन बेड पर सुर्ख रंग का लहंगा ज़ेबतन किए बैठी थी। उसने लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था। शफीक ने अपनी दुल्हन के लिए मुनासिब अल्फाज सोचे, फिर कोट की जेब से सोने की चेन निकाली और बेड पर बैठकर दुल्हन का घूंघट उठाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो झटके से उठ गया। वो हक्का बक्का दुल्हन का चेहरा देख रहा था। ये तहमीना थी, वही बेकसूर लड़की जिसकी जिंदगी शफीक ने 10,000 रुपए लेकर बर्बाद करवा दी थी। तुम? शफीक सिर्फ इतना ही कह सका। लड़की के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। क्यों? इसमें हैरानगी की क्या बात है? मुझे तुम्हारी माँ ने पसंद किया है
اور کسی خوبی کی وجہ سے تمہارے لیے پسند کی گئی ہوں۔ شفیق کو شوق لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن تہمینہ اسی کی بیوی کے روپ میں اسی کے سامنے ہوگی۔ وہ بمشکل بولا، یہ ممکن نہیں کہ تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور اس کی وجہ کیا بتائیں گے آپ کہ آپ نے خود میری زندگی جہنم میں دھکیلی ہے؟ تہمینہ نے جواب طلب نظروں سے شفیق کی طرف دیکھا۔ شفیق اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ یہ غلط ہے، تمہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر بھی تم نے میرے ساتھ شادی کی۔ شفیق نے بے بسی سے کہا، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پھر بھی آپ نے مجھے دھوکے سے لائبریری میں بھیجا۔ آپ اس جرم میں سب سے بڑے گناہگار ہیں، تہمینہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا، شفیق نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تہمینہ نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شاید آپ نے نکاح نامے کی شرائط نہیں پڑھی یا بھول گئے ہیں۔ طلاق کی صورت میں 5 لاکھ روپے اور ماہانہ 10,000 روپے دینے ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس؟ شفیق، شاید آپ اس وقت مجھ سے بھی زیادہ بے بس ہیں، کیونکہ آپ کو ساری عمر اب اس لڑکی کے ساتھ گزارنی پڑے گی جس کا جسم آپ نے خود بیچا تھا۔ شفیق نے غصے سے چین دیوار پر دے ماری اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور تہمینہ نے غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک سکون بھرا سانس لیا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن ابھی تک اسے آخری کام کرنا تھا۔ صبح کا دن نکلتے ہی آپا رشیدہ کے گھر قیامت کی طرح شروع ہوا۔ جو گھر کل خوشیوں قہقہوں سے گونج رہا تھا، وہ آج سراپا ماتم بنا ہوا تھا۔ تہمینہ نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ لی تھی، جبکہ وہاں سے ایک کاغذ ملا تھا جس پر اس نے لکھا تھا، وہ اپنی مرضی سے خودکشی کر رہی ہے۔ اس مختصر سی عبارت کے نیچے تہمینہ کے سائن تھے۔ شفیق بھی عجیب کشمکش میں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا ماتم کرے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ تہمینہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس دن شفیق نے الماری سے اپنا سوٹ نکالا تو اسے احساس ہوا کہ سامنے والی جیب میں کوئی کاغذ ہے۔ شفیق نے کاغذ نکالا تو وہ تہمینہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی اور اس پر لکھا تھا، شفیق، میری زندگی بہت ہی خوش و خرم گزر رہی تھی اور میں زندگی سے بہت پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری معصوم خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا۔ مجھے تو اسی دن مر جانا چاہیے تھا جس دن میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ میں ہر پل کس کرب و اذیت سے گزار رہی تھی تم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ خدا کی قدرت تھی کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی۔ صرف تم کو احساس دلانے کے لیے میں نے یہ کام کیا، تاکہ تم دوبارہ یہ گناہ نہ کرو اور کسی کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ میں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو تمہارا سر نیم تھوپنا نہیں چاہتی تھی۔ آج ایک نہیں بلکہ 2 زندگیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر تمہاری زندگی میں ناقابل فراموش کرب و اذیت سے 2 کر دوں گی۔ تم موت مانگو گے، مگر موت دور کھڑی کہکہا لگاتی رہے گی۔ میری تڑپتی روح تمہیں چین نہیں لینے دے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے ہزاروں خواب دیکھے، ہزاروں منصوبے بنائے تھے جو چکنا چور ہو گئے۔ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ موت کو گلے لگانا کتنا مشکل ہے۔ تہمینہ کی موت کی 12ویں رات میں شفیق اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ رات کے کوئی 2:30 بجے اچانک دل خراش چیخ مار کر اٹھ بیٹھا اور اپنے کمرے سے بدحواس ہو کر باہر نکلا اور چیخنے لگا، تہمینہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے مارنے آئی ہے، وہ میرا گلا گھونٹ رہی ہے، وہ مار دے گی مجھے۔ گھر کے سارے افراد اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر فرد عجیب انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کے ذہن میں تھا کہ تہمینہ کی جدائی یہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ اسی وقت محلے کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن لگایا اور چند دوائیاں دی اور بولا، انہوں نے بیوی کی موت کا اپنے اوپر صدمہ لے لیا ہے، خیر 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر چلا گیا۔ نیند کے انجیکشن نے اپنا کام کر دکھایا اور شفیق گہری نیند سو گیا، لیکن فجر کی اذان ہوتے ہی وہ پھر چیختا چلاتا کمرے سے باہر کو بھاگا۔ تہمینہ میرا گلا دبا رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی، وہ دیکھو سامنے کھڑی ہے، دیکھو سامنے ہے نا، وہ مسکرا رہی ہے۔ اور اسی قسم کی باتیں وہ کرتا رہا۔ ہر دن، ہر رات، صبح ہو یا شام، وہ چیختا چلاتا رہا، مگر کسی کے پاس اس کا حل نہ تھا۔
گھر والوں کو دم دعا اور جھاڑ پھونک پر عقیدہ نہ تھا۔ گھر والوں نے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا اور پھر تھک ہار کر اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ لیکن یہ پاگل خانے میں بھی تہمینہ کا نام لے کر چیختا چلاتا اور آہنی سلاخوں سے اپنا سر ٹکرا کر لہو لہان ہو جاتا۔ اور پھر چند ماہ بعد صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کے فرش پر مردہ پڑا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔